आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। दो किताबों ने इस वक्त देश भर में हंगामा खड़ा कर दिया है, क्योंकि इनको लिखने वाले मामूली लोग नहीं हैं। कई सवाल मोदी सरकार पर खड़े हो गए हैं। कई तरह के आरोप लगने लगे हैं कि जो भगोड़े हैं, पैसा लेके भारत से भागते हैं, उनकी कहीं ना कहीं मदद करने में लगी थी भाजपा सरकार। क्योंकि इन दोनों किताबों को लिखने वाले एक आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल जी, तो दूसरे आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं विरल आचार्य जी। इन दोनों की किताबों से हंगामा खड़ा हो गया है, क्योंकि ये दोनों वो व्यक्ति हैं जो पहली बार कभी इतिहास में आरबीआई के गवर्नर ने अपने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दिया, तो दूसरे डिप्टी गवर्नर साहब ने भी अपने कार्यकाल खत्म होने से 6 महीना पहले ही इस्तीफा दे दिया। कई सवाल खड़े हुए पर धीरे धीरे चर्चा से गायब हो गया। खैर, मैं आपको सुनाता हूं कि क्या क्या इस किताब के अंदर हंगामे वाली चीजें। जनसत्ता की खबर है, इसके बाद और बात करेंगे और खुलासे होंगे। जनसत्ता ने लिखा है, उर्जित पटेल की सरकार संग किस बात पर थी अनबन, पूर्व आरबीआई गवर्नर ने अब खोला राज। सीधा सीधी बात थी कि मोदी सरकार, भाजपा सरकार कर्जदारों की मदद करने के लिए नियम कानून आसान करना चाहती थी। ये बातें आपको आगे समझ में आएंगी। खैर, मैं सुनाता हूं। सितंबर 2016 से लेकर सितंबर 2018 तक आरबीआई के गवर्नर पद पर रहे पटेल ने किताब के रिलीज के मौके पर यह बातें बताई। यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि उर्जित पटेल जी को मोदी सरकार ही लाई थी, और इसके बाद मोदी सरकार से ही मतभेद की वजह से ये चले गए। विरल आचार्य जी को भी मोदी सरकार ही लाई थी। रघुराम राजन जी जैसे लोगों को हटने के बाद इन लोगों को बिठाया गया था, और इनकी फिर नहीं बनी मोदी सरकार से। तो आप सोच सकते हैं कि जो स्थिति है कितनी भयावह है। उन्होंने बताया, पटेल साहब ने, आरबीआई चाहता था कि बैंकरप्सी कानून को सख्त बनाया जाए ताकि भविष्य में जो कंपनियां डिफॉल्ट करने की फिराक में हो उन्हें सबक मिले। फरवरी 2018 में आरबीआई की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था। यह सर्कुलर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया था कि जो भी लेनदार राशि नहीं चुका रहा है उन्हें डिफॉल्टर्स की लिस्ट में डाला जाए। इसके अलावा सर्कुलर में यह भी कहा गया था कि जो कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी उसके प्रोमोटर इंसॉल्वेंसी ऑक्शन के दौरान कंपनी में हिस्सेदारी बायबैक नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद मोदी सरकार जैसे ही सर्कुलर जारी हुआ, इन्होंने कहा है आगे उर्जित पटेल साहब ने अपनी किताब में कि बैंक का और सरकार का मतभेद शुरू हो गया, क्योंकि सरकार चाहती थी, आप सोचिए, ऐसा सर्कुलर जिसके अंदर कर्जे का कानून जो था वो सख्त बनाया गया था, इसको वापस ले। सरकार ने प्रेशर डाला कि आरबीआई इस सर्कुलर को वापस ले। उर्जित पटेल जी ने मना कर दिया कि हम इस सर्कुलर को वापस नहीं लेंगे, जिसके बाद आपको खुद मालूम है कि उर्जित पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। और आगे क्या क्या हुआ, इसमें बहुत से खुलासे हैं। जो खुलासे कुछ बाकी भी रह गए हैं, कुछ शायद बाद में होंगे। जो बातें नहीं कही हैं उर्जित पटेल जी ने, विरल आचार्य जी ने कही है। विरल आचार्य जी ने क्या लिखा है अपनी किताब में, मैं उसका भी एक खाका आपको सुनाता हूं। सरकार चाहती थी लोन न चुकाने वालों पर नरम रहे आरबीआई, आसान करे कर्जे का नियम। सोचिए, जिस वक्त लोग भाग रहे हैं भारत से, कर्जा लेकर नहीं चुकाकर पैसा लेके भाग रहे हैं, उस वक्त भारत सरकार चाहती थी कि आसान किया जाए कर्जे का नियम और लोन न चुकाने वालों पर नरम रहे आरबीआई, पूर्व डिप्टी गवर्नर ने लिखा। विरल आचार्य ने 23 जनवरी 2017 को डिप्टी गवर्नर के रूप में ज्वाइन किया था। आचार्य ने आरबीआई में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले ही जुलाई 2019 में पद से इस्तीफा दे दिया था। आचार्य ने आगे लिखा कि केंद्र सरकार चाहती थी कि रिजर्व बैंक लोन न चुका पाने वालों के प्रति नरम रुख इख्तियार करे। इतना ही नहीं, सरकार चाहती थी कि बैंकों की तरफ से कर्ज देने के नियमों में भी ढील दी जाए। सोचिए, जब कर्जा लेके भाग रहे हैं उस वक्त सरकार चाहती थी कि बैंकों के जो कर्जा देने के नियम हैं उनमें ढील दी जाए। किताब की प्रस्तावना में विरल आचार्य ने सरकार की तरफ से अधिक मॉनेटरी और क्रेडिट स्टिमुलस, आर्थिक मदद को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा है कि इन स्टिमुलस से भारत के फाइनेंशियल सेक्टर की स्थिरता खत्म हो गई। पिछले एक दशक में स्थितियां मुश्किल हो गई। आचार्य की इस किताब में उनके भाषण, उनके रिसर्च और मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में उनकी टिप्पणियां शामिल हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं मैं आपको, जिस वक्त यह खुलासा हो रहा है कि मोदी सरकार चाहती थी कि कर्जे के नियम आसान हो, कर्जदार जो भाग रहे हैं मतलब उनके लिए आसानियां हो जाएं। अब यहां पर आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि कितना कर्जा तो राइट ऑफ कर दिया गया है। मतलब आरबीआई ने यह मान लिया है कि अब यह नहीं चुकाया जाएगा। आरटीआई लगाई थी साकेत गोखले ने 2020 में, जिसको छापा था अखबारों ने, इकोनॉमिक टाइम्स ने, कि 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के लोन राइट ऑफ किए हैं 68,600 करोड़ के आरबीआई ने। ये आरबीआई ने खुद कहा है कि हमने 50
विलफुल डिफॉल्टर वो होते हैं जो पैसा दे सकते हैं लेकिन नहीं दे रहे हैं। और राइट ऑफ करने का मतलब है कि बैंक अपनी बैलेंस शीट से हटा देता है कि भाई उम्मीद नहीं है कि अब ये देंगे, आगे भविष्य के अंदर जिस तरह से निकाल सके निकाल लें, लेकिन उम्मीद जीरो हो जाती है। 68,600 करोड़ रुपया का कर्जा जो है वो राइट ऑफ किया आरबीआई ने। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, यही बातें आज कौन कह रहे हैं? उर्जित पटेल जी, विरल आचार्य जी। लेकिन इनकी बातें कुछ ना कुछ अप्रत्यक्ष हैं जिसको समझने की जरूरत है। नोटबंदी पर अब बहुत से खुलासे होना बाकी हैं कि कैसे नोटबंदी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया और मोदी सरकार के लाए हुए लोगों ने ही उनका साथ छोड़ दिया, जो इकोनॉमिस्ट थे। ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपको इसके साथ एक और जानकारी देता हूं कि जो उर्जित पटेल जी हैं, ये बीएससी, एमएससी, एमफिल और पीएचडी हैं इकोनॉमिक्स में। बहुत बड़ी डिग्रीज इनके पास हैं इकोनॉमिक्स की, जिसके वजह से ये आरबीआई गवर्नर बनाए गए। जो विरल आचार्य जी हैं, इनके पास भी पीएचडी की डिग्री है। पीएचडी है किसके अंदर? इकोनॉमिक्स में। लेकिन अब जिनको लाया गया है, आप सब जानते हैं, वो जो आज हमारे गवर्नर हैं, मैं नाम क्या लूं, आप सबको मालूम है। उनके पास जो मोदी सरकार जिनको लाके आरबीआई गवर्नर जिनको बनाया है, वो हैं बीए और एमए हिस्ट्री में। उनके पास कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं है। ये पहली बार होगा इतिहास में कि बिना इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का व्यक्ति, इतिहास का विद्यार्थी रहा हो जो व्यक्ति, वो आरबीआई की कमान संभाला हुआ है। विनोद कापड़ी जी ने खूब लिखा है। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर डॉक्टर विरल आचार्य ने अपनी नई किताब में बड़ा खुलासा किया है कि मोदी सरकार चाहती थी कि हजारों करोड़ के कॉर्पोरेट डिफॉल्टर्स पर आरबीआई सख्ती ना करे। आरबीआई की स्वायत्तता छीनना चाहती है मोदी सरकार, इसलिए उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया। ऑटोनॉमी जिसको कहते हैं हमारे, उसके अंदर ऑटोनोमस स्टेटस जो होता है, जो स्वतंत्रता होती है, जो आरबीआई के पास थी, सरकार का निरंतर हस्तक्षेप इसकी वजह भी बना है। दोस्तों, ये बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत कुछ बताती हैं। आज हमको समझना होगा कि कर्जदार भाग रहे हैं, ये सिर्फ मोदी सरकार में ही संभव हुआ है। मेहुल चोकसी हो, विजय माल्या हो, लेकिन उसके बाद भी सवाल नहीं किया जा रहा। जहां पर कर्जे के 50-50 हजार के कर्जों के ऊपर भारत में किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, वहां इतने सारे पैसे लेके भाग जाते हैं लोग, उद्योगपति। पैसा चुकाना नहीं होता, जबकि उनके ऐशो आराम की जिंदगी चल रही होती है, हेलीकॉप्टर से घूम रहे होते हैं। और ऐसे लोगों के लिए मोदी सरकार हस्तक्षेप करके कह रही थी कि कर्जे को के कानून को आसान किया जाए, जो दिवालिया घोषित किया जाता है उसके नियमों के अंदर और संशोधन करके उसको आसान किया जाए, हल्का किया जाए, जिससे कि सीधा फायदा किसको होता? सीधा फायदा दोस्तों होता उन उद्योगपतियों को जिनके पास इतना पैसा है, कल्पना नहीं कर सकते। हमारा भारत का किसान जो है वो 50,000 रुपया नहीं चुका पाए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। कर्जा लिया था 25,000 का, आज हो गया 1.5 लाख। आत्महत्या करने में मजबूर है। हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। रोजाना की गिनती अगर गिनी जाए तो हजारों लाखों हो चुके, लेकिन उनके लिए कोई आसानी नहीं बतानी चाहती सरकार। ये मोदी सरकार की सच्चाई आज जब दो ऐसे लोगों ने बयान की है जो पहले भी मोदी सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर रहे, क्योंकि रघुराम राजन जी के बाद लोगों ने डिमांड की थी कि टेन्योर उनका बढ़ाया जाए, उनको एक और कार्यकाल दिया जाए। उर्जित पटेल जी के ऊपर कई तरह के सवाल भी उठे थे, लेकिन मोदी सरकार अडिग थी, उर्जित पटेल जी को लाई थी और उनको गवर्नर बनाया था। जिसके बाद नोटबंदी हुई थी, कहा गया था कि नोटबंदी के खिलाफ थे रघुराम राजन जी, और उसी के साथ साथ उन्हीं के साथ साथ विरल आचार्य जी को भी मोदी सरकार लाई थी। इन दोनों ने पहली बार हुआ है कि किसी देश के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर या डिप्टी गवर्नर उन्होंने अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा दे दिया हो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये पूरी बर्बादी जो अर्थव्यवस्था की हो रही है उसका ठीकरा उनके सर पे फोड़ा जाए। ये कोई भी नहीं चाहेगा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से उसके करियर में दाग लगे। आप सोच सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। आपको ये किताब अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ हो रहा है। लोगों का कहना है कि इन दोनों किताबों को साथ में पढ़ना जरूरी है ताकि एक 360 डिग्री का जो व्यू है वो आपको मिल सके कि आखिर क्या हो रहा था उस दौरान जब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। कुछ वक्त के लिए हमारे पीयूष गोयल जी मंत्री बनाए गए थे जब अरुण जेटली जी की तबीयत ठीक नहीं थी। और इन दोनों के साथ साथ क्या क्या हुआ था। सुब्रमण्यम स्वामी जी से पूछा गया था तो उनकी नजरों में तो ये दोनों ही सही नहीं थे मंत्री पद के लिए। सुब्रमण्यम स्वामी खुद भाजपा नेता हैं, भाजपा के सांसद हैं और बड़े इकोनॉमी पर कमांड रखते हैं, लोगों का कहना है ऐसा, क्योंकि ये प्लानिंग कमीशन के अंदर भी रह चुके थे जब सरकार नहीं थी ऐसे वक्त में। लेकिन आज इनकी कोई पूछ परख नहीं है क्योंकि मोदी सरकार शायद अपने हिसाब से काम करना चाहती है। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी जब पूछा था लोगों ने कि आपके नजदीक, प्रेस ने पूछा था कौन सबसे अच्छा वित्त मंत्री है भारत का, तो उन्होंने कहा था कि मेरे नजदीक सबसे अच्छा वित्त मंत्री आज तक इतिहास में अगर कोई हुआ है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। और आज के दौर में मनमोहन सिंह जी जो जीवित हो उनसे कोई राय नहीं ली जाए, तो ये बहुत कुछ बताती है कि सरकार के, भाजपा के क्या इरादे हैं। आगे आपकी मर्जी है
इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, हमारे चैनल लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे नए चैनल द एल टीवी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जो यहाँ नहीं डालते वो वहाँ डालते हैं, वो अपलोड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।